ओके जी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ को। ठीक है, आपको नोज़ का बेसिक एक्सटर्नल नोज़ का स्ट्रक्चर एनाटॉमी वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली जब आप बाहर से नोज़ को देखते हो तो ऐसे पैरामिडल शेप होती है। ये इसका डोर्सम है, ये आपके पास टिप है, ये साइड पे इसकी एलाज प्रेजेंट है। ठीक है, आप फ्रंट से देखते हो नॉर्मल नोज़ में, साइड से जब आप देखते हो तो ये नेजियन होता है, ये पूरा नेज़ल ब्रिज होता है जिसको हम डोर्सम कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पास टिप होती है, ये फिर नीरीज़ है, और ये आपके पास होती है एलर क्रीज। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन डिफॉर्मिटीज़ में क्या होता है? ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी है? सैडल नोज़, हम्प नोज़, क्रूक्ड एंड डेविएटेड नोज़। ठीक है, इनको मैं एक एक करके जल्दी से बताती हूँ आपको। सैडल नोज़ में क्या होता है कि बेसिकली जो डोर्सम होता है ना, या ये जो नेज़ल ब्रिज होता है, ठीक है, ये आपके पास डिप्रेस्ड हो जाता है। तो अगर आप साइड से देखोगे ना तो कुछ ऐसी नोज़ आपको नज़र आएगी। ठीक है, कि यानी जो साइड है ना वो ऐसे इंक्लाइंड आने के बजाय ना ऐसे डिप्रेस थी। ये होती क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट यानी इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं आपको पता है कि एक तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होती है ना वो होती है यहाँ पे ट्रॉमा। ट्रॉमा भी कौन सा? खास तौर पे जो आपके पास बेसिकली नेज़ल फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, यानी नेज़ल बोन आपके पास फ्रैक्चर हो गई। उसके अलावा आपके पास होता है जी एसएमआर ऑपरेशन होता है एक नोज़ का। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेप्टल कार्टिलेज अगर एक्सेसिवली रिमूव हो जाए तो इस ऑपरेशन के बाद ये डेवलप हो सकती है सैडल नोज़। उसके अलावा आपके पास जो है वो डिफरेंट ट्रॉमा के बाद जैसे हीमाटोमास डेवलप हो जाते हैं सेप्टम के अंदर। ठीक है, यानी नेज़ल सेप्टम नीचे जा रहा होता है, उसमें कोई हीमाटोमा या एब्सेस जो है वो डेवलप हो जाती है। तो वो क्या करती है कि नेज़ल परफोरेशन कॉज करती है, सेप्टल परफोरेशन। तो जब सेप्टम नीचे से देखो सेप्टम ख़राब है तो सेप्टम ने सपोर्ट किया हुआ होता है ना ब्रिज को अंदर से। तो जब सेप्टम ही आपके पास नहीं है तो जो ब्रिज है वो भी डिप्रेस हो जाएगा, और आपके पास जो है वो ऐसे डिप्रेस नोज़ होगी या सैडल नोज़ आपके पास डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस आपके पास होते हैं, लाइक टीबी हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, लेप्रोसी हो गया, क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, ये आपके पास इसकी सेप्टम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इन कंडीशंस की वजह से होता है। अच्छा, और उसके अलावा कुछ ड्रग्स भी कॉज कर सकते हैं जो कि अर्थ्रोपैथीज़ यानी कार्टिलेज को जो डैमेज कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स आपके पास हो गए। अच्छा, ये सब तो आपको पता चल गया कि होता क्यों है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आप बेसिकली इसमें करोगे सर्जरी। ठीक है, सर्जरी इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। सर्जरी भी कौन सी वाली आप इसमें करते हो? बेसिकली उस सर्जरी का नाम होता है हमारे पास ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। ऑगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? ऑगमेंटेशन का मतलब होता है सपोर्ट करना, ऑगमेंट करना किसी चीज़ को। ठीक है जी, एंड राइनोप्लास्टी, राइनो का जो वर्ड होता है वो हम नोज़ के लिए यूज़ करेंगे जब भी यूज़ करते हैं ईएनटी में या कहीं भी। तो राइनोप्लास्टी यानी कि बेसिकली नोज़ का एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम इसकी जो बेसिकली नोज़ होती है ना उसको सपोर्ट करते हैं, ऑगमेंट करते हैं। तो हम कहाँ से क्या किस चीज़ से इसको ऑगमेंट करेंगे? हम यूज़ करते हैं बेसिकली या तो हम कार्टिलेज का ग्राफ्ट लगा लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर कार्टिलेज के ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है तो वो हम एयर से, पिना से ले लेते हैं। अगर बोन चाहिए होती है तो फिर बोन हम कहाँ से लाते हैं? कैंसिलस बोन होती है आपके पास इलियक क्रस्ट में। ठीक है, आपने लोअर लिम्ब पढ़ी होगी वहाँ पे, उसमें उसको हम लाते हैं और यहाँ पे बोन की जगह पे लगाते हैं, या फिर हम कोई सिंथेटिक मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, सिलिकॉन, टेफलॉन। ठीक है, बोन का खासतौर पर आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ्ट हम कहाँ से लाते हैं। तो बोन का कैंसिलस होता है, और कार्टिलेज का जो है वो हम ज़्यादातर पीना से लाते हैं। ठीक है, तो इससे फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देन आपके पास आ जाती है हम्प नोज़। हम्प नोज़ तो नाम से ही पता चल रहा है सिंपल कि ऐसे ब्रिज नॉर्मल नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक छोटी सी जो है ना वो एलिवेशन सी बनी हुई है नॉर्मल नोज़ के अंदर। तो ऐसे नाक जो है ना वो थोड़ी बड़ी सी लग रही होती है, इसके अंदर एक पूरा हम्प है। ठीक है, इस हम्प नोज़ को हम कैसे ट्रीट करेंगे कि बेसिकली इसके लिए जो हम सर्जरी करते हैं ना वो भी राइनोप्लास्टी होती है। लेकिन वो कौन सी राइनोप्लास्टी होती है? वो हमारे पास होती है रिडक्शन राइनोप्लास्टी। रिडक्शन राइनोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि इसको हमने रिड्यूस करना होता है, ये जो बोन है या कार्टिलेज का जो पीस है, तो इसके लिए हम स्किन यहाँ से एलिवेट करते हैं, एक छोटी सी इंसिजन दे के इस पूरे पीस को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी स्किन को वापस से यहाँ पे सूचर कर लेते हैं। और उसके बाद जो बड़ी सी जो मतलब लेटरल वॉल्स भी अगर बड़ी हैं तो ऑस्टियोटोमीज़ करके उनको भी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये फिर बड़ी सी नोज़ होती है हम्प नोज़, तो इसको हम ऐसे ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आती है क्रुक नोज़। क्रुक नोज़ में क्या होता है कि जो डॉर्सम अगर आप सामने से देख रहे हो ना, ठीक है, तो वो ऐसे सी या एस शेप्ड होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे करके आपके पास कुछ नोज़ होगी। ठीक है, तो मैंने थोड़ी गंदी सी बना ली है, लेकिन आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यानी यूँ सीधी होती है ना ऐसे नॉर्मल नोज़, ये वाली तो नॉर्मल है। ठीक है, ये ऐसे सीधी नहीं है, ये सी या एस शेप्ड में ऐसे आपके पास प्रेजेंट होती है। और जो डेविएटेड नोज़ होती है उसमें क्या होता है कि ये सीधा होता है आपके पास जो डॉर्सम होता है, लेकिन वो ऐसे एक साइड पे या यूँ डेविएटेड है नोज़, ठीक है, और या फिर इस साइड पे डेविएटेड है, तो ये आपके पास डेविएटेड नोज़ होता है। इन दोनों कंडीशंस ये क्यों डेवलप होती हैं? बेसिकली ट्रॉमा की वजह से। और ज़्यादातर ये ट्रॉमा है जो चोट होती है ना वो बचपन में लगती है, तो उस टाइम इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर जैसे जैसे पेशेंट ग्रो करता है आपके पास वो बच्चा, ठीक है, तो ग्रोथ के साथ साथ उसकी नाक भी बड़ी होती जाती है, और ये जो उसकी जो छोटी सी डिफॉर्मिटी या ट्रॉमा होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता और विजिबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर
आपके पास ये चीज़ विजिबल होती है। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट की राइनोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम फिर इसकी नोज़ को जो है ना वो फिर से मतलब रीलोकेट करते हैं, डोर्सम को फिर से नॉर्मल पोजीशन की तरफ मैक्सिमम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर साथ साथ इसका सेप्टम भी नीचे से मतलब शिफ्ट हो चुका है ना इधर, अगर सेप्टम में भी मसला है तो अक्सर फिर इसके साथ सेप्टम को भी छेड़ना पड़ता है, तो फिर हम उसको सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। बस ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ थी।